अरे Viewers, hello and welcome to this special coverage on Sunset TV of the Union Budget 2023-24 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman just a short while ago in Parliament. The first budget of the Amrit Kaal, Finance Minister Nirmala Sitharaman's fifth consecutive budget and also the last full budget of the Modi 2.0 government before the 2024 general elections. The key points very quickly. The Finance Minister said the Indian economy is on the right track, heading towards a bright future. The government's focus on reforms has helped the Indian economy stay resilient despite the global headwinds. Now, as a bright spot in the global gloom, India is poised for higher growth in the years to come. So, for this bright future, the Finance Minister laid the roadmap for future growth and she outlined 7 priorities for the first budget in the Amrit Kaal: inclusive development, reaching the last mile, infra and investment, also unleashing the huge potential of India, green growth, youth power, and certain reforms in the financial sector as well, Harsh. So we'll discuss all of these priority areas that Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced, also some tax reliefs that she just announced in the second. नमस्कार जनता, मेरा स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं बजट 2023-24। यह बजट महत्वपूर्ण बजट कहा जा सकता है देश के लिए भी और सरकार के लिए भी। मोदी 2 का यह आखिरी बजट है जिसके अंदर सप्तऋषि यानी कि 7 बजट के आधार बनाए हैं, जिसमें समावेशी विकास, डेवलपमेंट को अहमियत दी गई है, वंचितों को वरीयता यानी कि अंत्योदय का जो एक स्लोगन है बीजेपी का, उसको वापस से इन्होंने बुलाने की कोशिश की है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट दोनों का एक लक्ष्य रखा है। क्षमता विस्तार, जो हमारी ताकत है उसका एक्सपेंशन होगा। और हरित विकास, किसान और हरित क्रांति पर जोर दिया जाएगा। युवा शक्ति, यूथ, क्योंकि भारत में आज भी अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो बड़ा तबका युवाओं का है, उसको आधार बनाने की कोशिश की है बजट में। जैसे कि कहा जा रहा है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंस के रिफॉर्म्स हैं उनको भी बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बजट में एक बार हमारे साथ जो हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन के जरिए भी देख सकते हैं कि कहां क्या किस तबके को खास चीज दी गई है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ हमारे मेहमान बैठे हुए हैं स्टूडियो में, जिनसे हम चर्चा करेंगे बजट के बाद की रिएक्शन किस तरह की आती है। हमारे साथ इस वक्त अजय अग्रवाल साहब फोर्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, व्यापारी एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर तिवारी साहब हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। सीबी यादव साहब एग्रीकल्चर विशेषज्ञ हमारे साथ में। हमारे साथ विष्णु कुलवाल साहब व्यापारी हैं और
सुरेश गर्ग साहब भाजपा नेता और चार्टेड अकाउंटेंट हैं। अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। एमएसएमई का जिक्र किया निर्मला जी ने, क्या उम्मीदें हैं इससे? देखिए, उम्मीदें तो हैं सरकार से, और जो अभी जिस हिसाब से चल रहा है कि गत वर्षों से एमएसएमई पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे को उम्मीद थी कि इस बजट में थोड़ी सी ऐसी घोषणा होगी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या ट्रेड इंडस्ट्री है उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डे बाय डे देखा जाए तो ऑनलाइन है, इसी कारण से पिछड़े जा रहे हैं। तो उम्मीद थी कि इस बार को थोड़ा एमएसएमई में ऐसी घोषणा होगी जिससे उनको एक संजीवनी टाइप मिलेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर लगता है कि जिस हिसाब से बजट वगैरह उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं अभी एक बार उसकी घोषणा के साथ में अंदर इंटरनल क्या क्या चीजें आती हैं वो देखने के बाद पता चलेगा कि हमारी इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट हो सकता है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रेड इंडस्ट्री छोटे छोटे लेवल पे चलती हैं, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रखा है। तो कहीं ना कहीं हमको चाहिए कि वहां पे एक ऐसी रिलीफ मिले कि वो अपने इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल को कम्पीट कर सके और आगे बढ़ सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां रही हैं और जगत के लिए खासकर एमएसएमई और मध्यम वर्ग उससे काफी प्रभावित हुआ है। पहली नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, और उसके बाद जीएसटी के बाद कोरोना से दुनिया भर में एक तरह का आकार मचा, उससे सबको ही प्रभावित हुए हैं। तो एमएसएमई सेक्टर का यह मानना है कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर यूं भी बात करें तो बड़ा एम्प्लॉयर और टैक्स पेयर्स उसी तबके से आते हैं। खैर, जब डेप्थ में अभी हम और चीजों को खंगालने की कोशिश करेंगे तो पता लगेगा कि किस तबके के खाते में क्या कुछ जा रहा है। चलो, विष्णु कुलवाल साहब हैं, एक व्यापारियों की अगर हम बात करें सर, तो अभी बजट से जैसे टैक्स रिबेट, क्योंकि टैक्स की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं, पैसा जेब में रुकेगा तो बाजार में आएगा। देखिए योगेंद्र जी, अभी ये बजट आया है और अभी इस बजट के जो अंदर की स्थिति है वो हमको स्पष्ट नहीं है। जो वित्त मंत्री जी बोल रही है वही दिखाया जा रहा है। जब तक ये हमारे सामने नहीं आएगा, इससे लग रहा है कि ये बजट तो है पर ये मकड़ा जाल जैसा बजट है। एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। इससे न युवा को फायदा होने वाला है, न किसान को, न देश में किसी को। ये बजट एक गुमराह करने के लिए बजट है। इस बजट से किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हो सकता है 10-5 व्यापारी, बड़े व्यापारियों को फायदा हो, बाकी आम बजट नहीं है, आम जनता इससे संतुष्ट नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन सरकार पे यह भी आरोप लग रहा है कि ये जो बजट है चुनावी बजट है, चुनाव को ध्यान में रख करके दिया जाएगा, हर तबके को खुश करने की कोशिश की जाएगी। आपका पहला रिएक्शन है कि किसी को कुछ नहीं मिला? योगेंद्र जी, ये कोई बजट, चुनावी बजट हो चाहे कोई सा बजट हो, चुनाव की स्थिति में कुछ और होता है, अभी दिखाने कुछ और होता है। जब चुनाव होते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। सवाल है कि इन्होंने व्यापारियों को दिया क्या? इन्होंने व्यापारियों को सिर्फ हमसे लिया ही लिया है, इन्होंने आज तक व्यापारियों को कुछ दिया ही नहीं है। चलिए, सीबी यादव साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर का सप्तऋषि में जिक्र क्या है हरित विकास के लिए, यानी कि अगर यूं भी बात करें तो एग्रीकल्चर पशुपालकों के लिए 20 लाख करोड़ के लोन की बात कही गई है, जिसके लिए व्यवस्था रखी जाएगी। उर्वरकों के लिए 20,700 करोड़ की बात कही गई है, उसके लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ और उसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जहां पैसा लगाया जाएगा। तो ये फर्क सारा जो है किसान के लिए पड़ेगा, किसान की आमदनी को इससे कुछ इफेक्ट आएगा इसमें? योगेंद्र जी, बजट का मतलब होता है आपने उसमें कितना एलोकेशन किया और उस एलोकेशन की आपकी नीतिगत फैसले क्या है। तो बजट घोषणाओं का नहीं होता कि आप घोषणाएं कर रहे हो। मोटी बात यह है कि सबसे लंबा किसान आंदोलन, दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन के पश्चात ये अपेक्षा किसान कर रहा था कि शायद कृषि और खेती किसानी सरकार की प्राथमिकता में आएगी, और किसान की मांग रखी, लंबी चौड़ी मांग नहीं रखी। एक मांग रखी कि एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, और दूसरी मांग रखी कि ऋण मुक्ति दीजिए, जिससे कि बजट का एलोकेशन बढ़ाइए। अब इस बजट में, इस सांचे में जो किसानों की मांग थी, उसके पैरामीटर पर आपको तोल के देखेंगे तो आपने दिया क्या? डिजिटल ट्रेनिंग। आज किसान इस स्थिति में, या तो आप ये मान लीजिए कि किसान वो है जो डिजिटली हो गया, या किसान कौन सा है। तो किसान की परिभाषा ही मुझे लगता है कि इस सरकार की सोच में बदल चुकी है। सीबी साहब, लेकिन नहीं लगता समय के साथ में चीजें बदलनी चाहिए, किसान को भी बदलते हुए देखना चाहिए? नहीं, किसान को बदलते हुए देखना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, किसान आज उस यथार्थ और वास्तविकता से थोड़ी दूर चले जाओगे आप। जो किसान क्या है वो तो आप ग्रामीण परिवेश में जाके देखोगे ना, आप केवल शब्दों के बयां पे तो नहीं। आप मान लीजिए कि आप और हम डिजिटल ट्रेनिंग की बात करें तो आप उस किसान के पास जाइए, खेती कर रहा है, उस किसान के पास जाइए, उसे डिजिटली सुविधा भी है या समझ भी है, या तो हमको किसान की परिभाषा ही बदल देनी चाहिए। तो ये आप जो इसका जो दिया है ना वो है। दूसरा है कि घोषणाएं की गई है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर एंड स्टार्टअप,
भाई साहब, ये हम नहीं चाह रहे हैं कि आप ये सारी चीजें कीजिए, लेकिन इसके लिए आपने अलॉटमेंट कितना किया? आप घोषणाएं करने से तो कोई नहीं है। पिछली बार घोषणा की गई थी गंगा कॉरिडोर के जो है दोनों तरफ जैविक कृषि बढ़ाया दिया जाएगा, इसका हिसाब किताब होना चाहिए। 2016 से लगातार घोषणाएं हो रही है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, तो 2022 हो गया ना। अब किसान हिसाब चाहता है ना कि दुगनी आमदनी हुई तो कितनी बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी। अब 2022 तो एक लैंड मार्क था आपका, तो आपका हिसाब देना नहीं था, तो हिसाब देना होता है। जीरो बजटिंग की बात लगातार पिछले 3 बजट में हो रही है, तो वो जीरो बजटिंग कितना बड़ा? तो बजट केवल ये नहीं होता कि आप घोषणाएं कर रहे हो, बजट ये होता है कि पिछला आपका जो घोषणाएं की उसकी कितनी क्रियान्वित हुई, किसान क्या मांग कर रहा था, उस मांग पर आप कितने खरे उतरे, और भविष्य की रूपरेखा में आपने अलॉटमेंट क्या किया। अलॉटमेंट मायना रखता है कि आपने दिया क्या, घोषणाएं मायना नहीं रखती है। तो ये सिर्फ घोषणा है कि हम एक्सीलेटर देंगे, हम स्टार्टअप देंगे, हम ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देंगे, तो ये तो एक तरह से नीतिगत मामले हैं, ये बजट नहीं है। बजट का मतलब है कि आपके पॉकेट में से आपने कितना किसान के लिए दिया। तो किसान ये चाह रहा था, उस बारे में मुझे तो इस बजट भाषण में तो अभी तक मिला नहीं है। अंदर डिटेल से पढ़ के देखेंगे तो जरूर आपको बताएंगे। एक बार के लिए जो बोल रही है निर्मला जी, उसको लेकर के किसान को कोई बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, जबकि सरकार का दावा है कि सप्तऋषि विकास के जो एजेंडे रखे हैं 7 प्लेटफॉर्म्स फॉर दिस बजट, तो उसके लिहाज से तो हरित विकास की बात कही गई है जो सीधा किसान को, पशुपालक को मजबूत करेगा। खैर चलिए, हमारे साथ आर तिवारी साहब है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। जी तिवारी साहब, बजट पे पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। योगेंद्र भाई, खोदा पहाड़ निकली चूया, जो मैं कहना चाहता हूं इस बजट में। चूया तो निकली है, अरे वो तो 2014 से हो रही है। अग्रवाल साहब बैठे हैं, विष्णु कुलवाल जी बैठे हैं, कृषि विशेषज्ञ यादव साहब बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह दिवा स्वप्न है, केवल और केवल अगर मध्यम वर्गीय आम आदमी के लिए अगर कुछ दिया है तो वो इन्होंने इनकम टैक्स की व्यक्तिगत स्लैब को बढ़ाया है, लेकिन उसमें भी इन्होंने बड़ी चतुराई से स्लैब को हटा दिया। उन्होंने कहा 3 लाख रुपए, अगर कोई 7 लाख रुपए से ज्यादा कमाएगा तो उनकी जो पुरानी रेटें थी इनकम टैक्स की, उन्होंने खत्म करके नई स्लैब लागू कर दिया। एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से वापस ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? वादा किया था आपने 2022 में कि हम दुगनी आय कर देंगे। आपने वादा किया था कि हर गरीब को हम पक्का मकान बना करके दे देंगे 2022। अरे 2023 का आज पहला दिन है फरवरी का, आपने ना गरीब को मकान दिया, न किसान की आय दुगनी करी। आज एक नया शब्द सुनने को मिला, सीतारमन जी कह रही हमने शहर में रहने वाले व्यक्ति की आय दुगनी कर दी है। अरे 80 करोड़ लोगों को आप गरीबों को मान करके आप फ्री का अनाज दे रहे हो या कम कीमत पे अनाज दे रहे हो, फिर डबल आय कैसे हो गई? किसको आपने आय कर दिया? अगर किसी व्यक्ति की आय दुगनी, ये आम आदमी के साथ में मजाक कर उसकी मर्यादा का हनन किया है। शहर में जाकर के देखो, गांव में जाकर के देखो, बेरोजगारों की लंबी लाइन है। हमारे राष्ट्र के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का जो 145 दिन की अनवरत यात्रा की, उसमें करोड़ों नौजवानों ने यही कहा हम बेरोजगार हैं, हम भविष्य के प्रति चिंतित हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। आज नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है। कहां है भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेता? 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, 9 साल पूरे हो गए। मेरे को लगता है ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आखिरी बजट है। नौजवानों को सबसे ज्यादा धक्का लगा है। नौजवानों के लिए आपने कोई नौकरी देने की व्यवस्था नहीं करी, उनको रोजगार देने की व्यवस्था नहीं करी। यादव साहब सही कह रहे हैं, कृषि को कैसे बढ़ाओगे? कहां है आपके पास में डबल बजट करने का? ना नौजवान को मिला, ना किसान को मिला, ना गरीब को मिला, ना मध्यम वर्ग को मिला। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी नीतियां इस देश के अंदर आने वाले दिनों में और बेरोजगारी बढ़ाएगी। एमएसएमई जो छोटे लघु उद्योग है, माइक्रो उद्योग है, अग्रवाल साहब सही कर रहे थे, उनके लिए आपने क्या किया? भारत में सबसे ज्यादा अगर रोजगार कोई पैदा करता है तो हमारे मध्यम वर्ग के छोटे बजट वाले व्यापारी करते हैं। उन लोगों को भी आपने कुछ नहीं दिया। ये भारत का बजट
जो आज पेश किया है अंधकार में भारत का बजट है। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं सुरेश गर्ग साहब का रुख करना चाहूंगा। गर्ग साहब, अभी हमारे साथ में जो लोग बैठे हैं वो खारिज कर रहे हैं कि जो मिलना चाहिए था, हालांकि देखिए बजट की डेप्थ को समझना होगा, देखना होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी जो रीडिंग बजट है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी बजट में बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि उसमें जो सबक्लॉज हैं, उसमें डेप्थ है, क्या एलोकेशन है, तमाम चीजों को समझना होगा, लेकिन फिलहाल आपके सामने इनके बयान हैं। देखिए, बजट जो आया है वो हर व्यक्ति के हित के लिए बजट आया है। किसानों के हित के लिए है, व्यापारियों के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए है, कर्मचारियों के हित के लिए। आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 10 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। रेलवे में 2,40,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में खर्च होगा। जब अगर 10 लाख करोड़ रुपए का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई उद्योग और प्रोफेशनल को जो 2 करोड़ रुपए की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 3 करोड़ किया है। जो प्रोफेशनल की 50 लाख की लिमिट थी उसको 75 लाख किया है। 3 करोड़ तक 5% टैक्स, 5% तक प्रॉफिट उसको माना जाएगा। 44A जो सैंक्शन है उसके अंदर हमने 5 लाख रुपए की जो इनकम टैक्स की रिबेट थी उसको बढ़ा के 7 लाख किया है। तो ये जनता को, आम आदमी को, एक मध्यम श्रेणी को जो एक डिमांड थी, सैलरी क्लास को, हर व्यक्ति की डिमांड थी कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए, तो 5 लाख से सीधा 7 लाख रुपए। तो मेरा छोटा सा सवाल यहाँ पे देखिए, पहले 5 लाख तक जो पहले के स्लैब्स थे उसके हिसाब से 7 लाख तक आप अगर किसी की इनकम है या नहीं है, अब होगा क्या, 7 से 7.25 भी अगर किसी की इनकम है तो फिर उसको टैक्स देना होगा। या आप वो करिए कि उसके ऊपर 7 के ऊपर अगर 25,000 भी उसकी इनकम है, 50 है, 1 लाख है, जो भी टैक्स उस पर बनना चाहिए। आपने किया क्या, बड़ी चतुराई से जो कह रहे हैं कि बड़ी स्मार्टनेस है इसमें अधिकारियों की, आप 7 लाख तक फ्री, जो मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे सब जगह कहा जा रहा है कि 7 लाख तक कोई टैक्स है, 7 लाख तक भी है। 7 लाख से अगर 1,000 रुपए भी आपका ऊपर चला गया, आप टैक्स के दायरे में आ रहे हो, आप 1,000 पे टैक्स लगाइए ना, 7 लाख माफ करिए। क्या आप सहमत नहीं आप है? उस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हो? पहले 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे टैक्स था, वो 7 लाख से ऊपर की इनकम पे है तो 2 लाख रुपए। 2 लाख पे भी लोग टैक्स देते थे। सर 2 लाख कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख सुने सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात, मैं 3 लाख आपके बात, आप सुनिए तो सर सवाल तो सुनिए। पहले कभी टैक्स पेयर्स, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जब एनडीए गवर्नमेंट थी उससे पहले भी टैक्स स्लैब में परिवर्तन करने की डिमांड्स उठती रही हैं। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले 5 लाख से नीचे 3 लाख पे टैक्स दे रहे थे तो बड़ी राहत दी, आपका कहना यह है। सर पहले लोग 2 लाख पे भी टैक्स देते थे। मैं ये कह रहा हूं कि 5 लाख से 7 लाख के बीच में जो इनकम स्लैब था उनको एग्जम्पशन मिली है, तो 2 लाख की एग्जम्पशन मिली है ना साहब। आप कैसे कह रहे हो कि साहब 7 लाख? मैं कह रहा हूं कि पहले 5 लाख से 5 लाख 1,000 रुपए की इनकम होती थी तो टैक्स लगता था, मानता हूं, लेकिन अब 7 लाख से ऊपर पे तो 2 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिला है। 2 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिला है इसके अंदर, तो आप और फिर टैक्स रेट रिड्यूस किए, आपको अलग अलग टैक्स रेट जो है वो दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज को, का टाइम है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ, 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया। देखिए, सबका अपना अपना व्यू हो सकता है। कुछ अपने अभी तक इन्होंने उस बजट को एनालिसिस नहीं किया होगा, नहीं तो एमएसएमई उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए जो 2 करोड़ की लिमिट थी उसको 3 करोड़ किया है। 50 लाख की जो लिमिट थी प्रोफेशनल को उसको 75 लाख किया। तो क्यों नहीं एमएसएमई के लिए जो कोरोना पीड़ित जो इंडस्ट्रीज है उसको बेनिफिट देने का किया कि 95% उसकी कैपिटल है उसको वापस लौटाएंगे हम, तो एमएसएमई उद्योग के लिए वो किया है। युवाओं के लिए हमें युवा कौशल उद्योग की जो 4 युवा कौशल योजना है वो 4 लेके आ रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 7.5% पे 2 लाख रुपए तक की डिपॉजिट की स्कीम लागू की है। बुजुर्गों के लिए हमने महिला, अब तो भैया महिला 2 लाख रुपए की बचत को बचाने के लिए कहां से लाएगी? उसके सामने रोटी का सवाल है, उसके सामने दाल का सवाल है। गर्ग साहब का जवाब मुझे ये बताइए कि महिलाओं के पास कैसे नहीं है? आज महिला रोजगार के अंदर आप बढ़िया देखिए, आप एजुकेशन में देखिए, महिलाएं आगे बढ़ रही है। आज किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी रोजगार के अंदर देखिए महिला सबसे ज्यादा आगे चल रही है, एजुकेशन में महिला सबसे ज्यादा आगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं महिलाओं को, अगर आप मान लो आज 2 लाख रुपए तक को अगर 7.5% पे उनकी डिपोजिट मैं आ रहा हूं, चारू जी हमारे साथ में। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन अल्फाज को यहां कोट करना चाहूंगा जब बजट के एक दिन पहले उन्होंने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि
अभिभाषण महिला राष्ट्रपति ने पढ़ा और बजट भी हमारी महिला वित्त मंत्री पेश करेंगी, ये देश के सौभाग्य की। लेकिन इसमें चारू गुप्ता जी हमारे साथ में है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो महिलाओं के मुद्दों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा इस पे कि बजट को लेके क्या कहना उनका। देखिए, बजट जो आया है बहुत अच्छा, कोरा कोरा बजट बहुत दूर से अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट है। लेकिन अगर उसकी इनकम 7,01,000 भी हो गई तो उसको वही 3 लाख रुपए से ऊपर वाले स्लैब में जो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और जो चीज सुरेश गर्ग जी नहीं मान रहे हैं, उस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि वो इस टैक्स का कोई मतलब नहीं निकला, उस छूट का कोई मतलब नहीं निकला उसके लिए। कोई मतलब नहीं। सब दो, ये आंकड़ों का फेर है। हमारे यहाँ पे आंकड़ों का फेर बहुत अच्छा होता है। 5 लाख से आंकड़ों का फेर में गेम बहुत अच्छे नहीं। और इसके अलावा घोषणा की 2 साल के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल योजना चलाई है, जिसमें 2 लाख रुपए अगर आप जमा कराएंगे, उसमें आंशिक विड्रॉ भी कर सकते हैं आप, उसमें 7.5% से आपको ब्याज दर से पैसा मिलेगा 2 साल में, फिर आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक नई स्कीम लेकर के आए हैं तो मैं मानती हूँ कि ठीक है, जो महिलाएं छोटा छोटा अपना जोड़ती है और इस तरीके से काम करेंगी उनको इसमें फायदा मिलेगा। लेकिन महिलाओं की इनकम इतनी होती नहीं कि वो 7 लाख से ऊपर जाए तो उनको किस छूट का वो फायदा उठा पाएंगी। दूसरी बात, ऐसी कोई बड़ी योजना महिलाओं के लिए नहीं आई है इसके अंतर्गत कि महिलाएं आगे और आगे बढ़ सके। इसके अंदर कोई एक नई स्कीम, कोई नई योजना ऐसी आती जिससे कि महिला सशक्तिकरण होता, वो इस बजट में मुझे उसका अभाव दिख रहा है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए काफी नहीं है कि राष्ट्रपति जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, ये सब हमारे आइडियल है, मानते हैं कि इनको देखकर बाकी लोग मोटिवेट होते हैं कि उन्हें भी आगे बढ़ना है। लेकिन उसके लिए जो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जरूरी है। आज भी गांवों में टॉयलेट्स नहीं है स्कूल में बच्चों के लिए, बच्चियां आगे पढ़ने नहीं जा पाती है, कॉलेजेस में प्रॉपर हमारे पास टीचर्स नहीं है। ये सब चीजें भी तो हमको देखनी पड़ेंगी। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। देवेंद्र यादव देव हमारे साथ में जुड़े, आम आदमी पार्टी से हैं। जी देवेंद्र, आपका एक रिएक्शन चाहेंगे पहले इसमें। देखिए, मोदी सरकार ने वही पुरानी योजनाओं को एक नए लेवल में पेश कर दिया। ये लोग 2014 में जब सत्ता में आए तो इन्होंने अपना पहला बजट जो पारित किया उसमें इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भाई 1% जो अमीर लोग हैं उन्होंने 40% संपत्ति पर कब्जा कर लिया और टैक्स सिर्फ 3% दे रहे हैं। तो देश का जो मध्यम वर्ग था और जो गरीब वर्ग था, जो उम्मीद देख रहा था इस बजट से, उसकी उम्मीदें अधूरी रह गई। युवाओं के रोजगार को लेकर कोई पुख्ता इसमें अभी भी कोई योजना इन्होंने नहीं लेकर के इस बार भी 8 साल में इन्होंने 16 करोड़ नौकरियां देनी थी। इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 8 साल के बाद ये सिर्फ 7 लाख नौकरियां दे पाए, जबकि 22 करोड़ आवेदन आए थे केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए पिछले 8 साल में। तो 0.3% बनता है मैच। तो युवा जो थी उनकी आस अधूरी रह गई। मध्यम वर्ग की आज एक ये टैक्स स्लैब के नाम पे इन्होंने छलावा करके उसको धोखा दे दिया, और गरीब वर्ग के लिए तो कुछ लेकर के ही नहीं आए। अधूरा वही उम्मीदों जो उम्मीदें थी जनता की वो अधूरी रह गई इस बजट में भी फिर से एक बार। लेकिन 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा का समय दिया है उन्होंने, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिया, तो ये बजट गया किसके खाते में फिर? देखिए, पिछले 8 बजट जो इनके रहे, हर बार ये क्या करते हैं, एक नया नाम उसको अच्छा सा देते हैं और पेश कर देते हैं। पहले बजट में उन्होंने बताया सबका साथ सबका विकास, दूसरे में बोले कि जी रोजगार सृजन के लिए बजट लेके आएंगे, तीसरा ये किसानों के लिए लाए, जबकि 2018 में ये जो है किसानों के लिए किसान विरोधी कानून भी साथ साथ लेकर के आ गए। तो लगातार जो है सिर्फ नई योजनाओं के नाम पर बजट का नामकरण करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूरा भाषण देने में तो भाजपा हमेशा से एक्सपर्ट रही है, लेकिन जमीन पे इनका कोई भी कार्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। चले खैर अपना अपना नजरिया, लेकिन बजट में कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई है। कुछ जगह पे ये कहा गया है कि हम इसको लेकर के जिस तबके को छूने की कोशिश की है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सप्तऋषि की बात की गई है, उसको लेकर के एक्सपर्ट्स ने अपना अपना एक एनालिसिस किया है। एक बार फिर मैं अजय अग्रवाल जी का रुख करना चाहूंगा। सर, कुछ चीजें निकल करके आएंगी। एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, अगर इन्होंने कहा है कि एमएसएमई को राहत दी जाएगी, संविदागत विवादों को निपटाने के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना, सरकार का दखल रहेगा इसमें, क्या व्यापारी आपस में बैठ करके द्विपक्षीय समझौते से नहीं कर सकते इसे? नहीं, देखिए करते भी हैं, आज से पहले भी हुआ है, चाहे लोक अदालत हो चाहे दूसरी चीजों में, जो भी ये जो निपटारे होते हैं ये वहां पे होते हैं। बट ये अगर सरकार की तरफ से अगर इसकी पहल करी जाए तो एक अच्छा कदम है। साथ ही साथ में एमएसएमई के लिए इन्होंने जितना बजट था उतना नहीं दिया, पर हमारे को एक चीज लगती है जरूर छोटे ट्रेड इंडस्ट्री के लिए, जैसे आज अगर एक जो अपने इनकम टैक्स में बदलाव किया गया है तो कुछ पैसा मार्केट के अंदर लगता है कि आएगा, जो उस मार्केट को थोड़ा सा पंप अप कर सकता है। क्योंकि मिडिल क्लास की जेब से जब थोड़ा पैसा निकलता है तो वो खर्चे में या कह सकते हैं मार्केट के अंदर खरीदारी के अंदर नहीं लगता है।
क्योंकि आने वाला जो टाइम बता रहे हैं, चाहे ग्लोबल के लेवल पे बता रहे हैं, कैसे भी मंदी का दौर पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इन्होंने पर एक आम आदमी के जेब के लिए थोड़ा सा इन्होंने जो रिलीफ किया वो अच्छा लगा। बट इंडस्ट्री के हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो अभी हम कह सकते हैं इस समय एमएसएमई इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा संजीवनी देने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी है। अगर इस समय अगर संजीवनी नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत नीचे जा सकती है, जो एक इंडिया का बहुत बड़ा बैकबोन कह सकते हैं एमएसएमई इंडस्ट्री है। इसलिए उनके अंदर उम्मीद थी सरकार को कि ज्यादा देनी चाहिए थी। यानी कि एमएसएमई व्यापारियों को अपने हाल पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सरकार उसका ध्यान जरूर रखे, ये नहीं कि अपने हाल पे रही है कि जैसे कि 2014 के बजट में जेटली साहब ने कह दिया था, एटलीस्ट अब तो बाहर निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल बाहर निकाला जाना चाहिए। देखिए ये शुरुआत से एक ऐसी परंपरा रखी गई है कि आपको अपने पर करेगा। जब हमको छोटे इंडस्ट्रीज को करा जा सकता है तो बड़े कॉर्पोरेट को तो क्यों छूट दी जाती है? उनको आगे बढ़ने के लिए पूरे मौके दिए जा रहे हैं, चाहे नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, पर छोटी इंडस्ट्रीज को, एमएसएमई इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए उतने मौके नहीं मिल रहे जितने सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। ये हमारी बिल्कुल। आज भी अगर हम जीडीपी की बात करें तो एक बड़ा फोकस होता है एमएसएमई सेक्टर का, और लेकिन सरकार की ओर से व्यापारियों को यही कहना होता है कि जिस तरह से राहत दी जानी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और यही बड़ी वजह है कि एमएसएमई सेक्टर हमेशा से जूझता रहा है। चलो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम चल लौटते हैं। take comments from the panelists who are sitting with us on the agriculture also. But in the meanwhile, another guest, Mr. Sachin Kumar Sharma, who's working खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आम बजट। आम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने किसको क्या दिया, हर तबके को कुछ न कुछ देने की कोशिश की। जैसे कि हमने एक दिन पहले ही कहा था, इस बजट की दो प्रमुख बातें होंगी। एक बात तो ये होगी कि सबका ध्यान होगा कि रिफॉर्म्स पे कितना फोकस है सरकार का, और दूसरा होगा कि ये मोदी 2 यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल का पूर्ण बजट आखिरी बजट है ये उसका, क्योंकि ये वजह साफ है कि अगले साल चुनाव है और उससे पहले ये आखिरी बजट जो पूरे कार्यकाल को यानी कि फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट कर पाएगा। इसमें साफ है कि हर तबके को छूने की कोशिश की जाएगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया जाएगा। हालांकि सप्तऋषि की बात इसमें की गई है कि 7 हमारे आधार पूरे बजट के हैं और हम इन कंपोनेंट के माध्यम से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
एम्प्लॉयमेंट के अवसर बनेंगे, हर तबके को कुछ ना कुछ मिलेगा। टैक्स स्लैब की बात में बहुत कुछ राहत की जो उम्मीद थी वो तो नहीं, लेकिन स्मार्टनेस इसमें साफ दिखाई देती है जो की गई है। कुछ सस्ती होंगी, कुछ चीजें होंगी, सोना एक बार फिर मुंह चढ़ा सकता है। कुछ चीजें महंगी, जैसे मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन एक सबकी जरूरत बनती जा रही है, वो सस्ता होगा। इसी तरह से जो हर खिलौने हैं वो हर घर की आवश्यकता है वो सस्ते होंगे। साइकिल आपकी सस्ती होगी क्योंकि आपको आपकी सेहत का भी ख्याल रखना है। गवर्नमेंट उस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बहुत अच्छा आइडिया है सरकार का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान होगा। एलईडी टीवी जो है वो सस्ती होंगी और कुछ इस तरह की चीजें जो सस्ती होंगी, एक आम जरूरत की चीजें हैं उन्हें सस्ती करने की कोशिश की है। चलिए मैं वापस, तिवारी साहब आप कह रहे थे कि कुछ भी नहीं मिला, इतना लंबा बजट पड़ा है फिर कुछ नहीं मिला। योगेंद्र भाई, सुबह उठते ही हमको चाहिए चाय, हमको चाहिए चीनी, हमको चाहिए दाल, हमको चाहिए सब्जी। गृहिणी के आटे पर आपने टैक्स स्लैब कम कर दिया क्या? आटे पर आपने लगा रखा है, चीनी पे आपने लगा रखा है, क्या आपने कम कर दिया? ये गांव का आदमी, आम आदमी, आज देश में अगर डिजिटल युग है और राजीव गांधी ने हमारे गांव में हर घर में मोबाइल दे दिया और टेलीविजन दे दिया, आज वो घर पे बैठ करके देख रहे होंगे कि आटे पर जो टैक्स लगाया था कम कर दिया क्या? जीएसटी की जो स्लैब है उनको आपने कम कर दिया क्या? जिस नौजवान के नाम पर आपने देश को लूटा, नौजवानों का, आपने हिंदू और मुसलमानों का चार्ज चढ़ा करके वोट तो ले लिए, उन नौजवानों को भविष्य कहां है? रेलवे में आपने पैसा तो बढ़ा दिया, लेकिन रेलवे में आपने गए 8 साल में कितनी नौकरियां दी? प्रतिरक्षा विभाग में आपने 4 साल की नौकरी दी उस नौजवान की जवानी को चूस करके, आप 4 साल बाद में उसको बेरोजगार कर दोगे। उन नौजवानों का आपने भविष्य बिगाड़ा। न किसान को आपने वादा किया था कि दुगने आय कर देंगे, किसान को आपने क्या दिया? यादव साहब सही कह रहे थे, किसान के उर्वरक पे आपने कोई कमी की घोषणा नहीं करी, आपने ना जवान को दिया। और फिर महिलाओं के लिए अभी गर्ग साहब कह रहे थे, बात सही है, उन्होंने 7.5% ब्याज देंगे, लेकिन 2 लाख रुपए कितनी महिलाएं जमा करा पाएंगी? चारू हमारी महिला प्रतिनिधि बैठी है, मैं चारू से भी कहना चाहता हूं, देश की आधी आबादी महिलाओं की है। देश में हमारी एक गर्भ महिलाएं जो तिवारी साहब जमा करा। तिवारी साहब देखिए, हर स्कीम हर तबके के हिसाब से होती है। आप कितना उसको अफोर्ड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग 2 लाख भी नहीं कर पाते हैं, कुछ 10 लाख भी कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं उनके लिए तो कुछ लोगों के लिए हो गया, या एलिट ग्रुप हो गया ना। मैं यही तो कह रहा हूं, आम महिला को आपने क्या दिया? आम आदमी किसान को आपने क्या दिया? आम नौजवान को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये सिफर है। और ये मोदी 2 का बजट नहीं है। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं योगेंद्र जी, ये मोदी लास्ट का बजट है। आने वाला बजट फिर नई सरकार बनाएगी जिसमें मोदी का कहीं कोई रोल नहीं होगा। चलिए, हाँ यादव साहब आप कुछ कह रहे थे जब गर्ग साहब अपनी बात कह रहे थे तब। गर्ग साहब की बात पे तो मैं ये कह रहा था कि मध्यम वर्ग की परिभाषा क्या है। पहले हम मध्यम वर्ग मतलब 7 लाख से नीचे वालों को ही लेंगे कि 7 लाख और 10,000 हो गई तो उसमें टैक्स छूट क्या है, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रियायत मध्यम वर्ग चाह रहा था। और जो मैं बेसिकली आपकी उस टिप्पणी पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर बार सरकार एक नया स्लोगन लेके आती है और हम हर बजट में उसको हेडलाइन लेते हैं और पिछली वाली हेडलाइन को हम भूल जाते हैं। हाँ, अब की बार सप्तऋषि दिया। आपने कहा कि हरित विकास, हरित विकास को कहते हैं ग्रीन डेवलपमेंट, और उसके कई मीनिंग होते हैं। उसका कोई सीधा मीनिंग नहीं है कि वो कृषि से संबंधित है, उसका मतलब होता है ग्रीन एनर्जी, मतलब एनवायरमेंटल इश्यू ज्यादा है। तो वो भी ग्रीन उसको कहते हैं। वैसे ये सप्तऋषि को अगर आप बहुत गहराई से देखें तो पहला टॉपिक पॉइंट है उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसमें तो सब कुछ ही आ जाता है। समावेशी विकास में तो ये 7 बाकी के 6 ही शामिल है। तो हर बार एक इमोशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको थोड़ा हिसाब लेने की जरूरत है वो ये है कि किसी समय स्किल इंडिया की बात कही गई थी, फिर मेक इन इंडिया की बात कही गई थी, फिर स्मार्ट सिटीज की बात कही गई थी, पिछले बजट में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो गई थी। हम पीछे की हेडलाइन को भूल जाते हैं, फिर एक नई हेडलाइन पे चर्चा शुरू कर देते हैं। बजट की चर्चा योगेंद्र जी इसी बात से होती है कि उसमें एलोकेशन कितना किया गया है। अब मैं वो डेटा में अभी एनालिसिस कर रहा था कि पिछले 2020-21 के बजट में एक घोषणा की गई थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और उसमें यह घोषणा थी कि अगले 6 वर्षों में एग्रीकल्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए इस फंड से
खर्च किए जाएंगे। पिछले साल उसमें जो अलॉटमेंट किया गया था वो किया गया था 5,500 करोड़ रुपए का, सिर्फ छोटा सा अलॉटमेंट किया गया, 1 लाख करोड़ रुपए। अब की बार यह है कि इस फंड की जो एक बार आपने हेडलाइन बना ली उसका क्या हुआ। इसी तरह से मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 का चुनाव शायद जीता ही इसी पे है कि 2,000 रुपए एक तरह से रिश्वत दी है किसानों को, और उस समय जो बजट में अलॉटमेंट था वो 89,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट था। पिछली बार उसे घटा करके कर दिया गया 68,000 करोड़ रुपए। अब की बार कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, मैं भी पढ़ रहा हूं, अब तक 2.2 लाख करोड़ रुपए हमने किसान सम्मान निधि दी। हम ये पूछ रहे हैं इस साल कितनी दी। 2019-20 में आपने 89,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, फिर आपने जो है 68,000 करोड़ रुपए, बीच में एक बजट आ गया। अगर मैं सारा कुछ मिला के देखता हूं तो ये 40,000 करोड़ से भी नीचे आ रहा। मतलब आपकी स्ट्रेटजी बदल गई। आपने किसान सम्मान निधि पे जिनको दिया आप पैरामीटर बदल दिया और उनको बाहर कर दिया। एक बार वोट लेने के लिए दिया फिर बाहर कर दिया। बजट 1 साल के लिए होता है, बजट की घोषणाएं 6-6 साल के लिए, 5-5 साल के लिए, अमृत काल के लिए नहीं होती है जो ये घोषणाएं करती है। हम तो कहा गया, अभी तो कहा कि अमृत काल का पहला बजट है, 100 साल 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है, और ये बजट तभी संभव होगा जन भागीदारी के लिए, सबका साथ सबका प्रयास। जो आप कह रहे अरे हैं भैया, headline पंचवर्षीय योजनाएं आती थी 5 साल की, उनको बंद कर दिया। बजट की परिभाषा दुनिया में भी किसी वित्त विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, बजट इज एनुअल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर एंड जो है इनकम और एक्सपेंडिचर, एनुअल होता है, एक वित्त वर्ष के लिए होता है। इन्होंने सारी परिभाषाएं चेंज कर रहे हैं। हम 100 साल बाद में क्या करेंगे ये नहीं, आप बजट सिर्फ 1 साल के लिए है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यह बताना था कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि में हमने इतनी पिछले 4 बजटों की ये तुलनात्मक आंकड़ा है, ये बात कहीं भी डिक्लेयर नहीं होती है। टोटल कृषि पर आवंटन को मैं देख रहा था अभी इसी बीच में, हमारे बीच में जो डेटा आया कि 2021-22 में था 1.18 लाख करोड़ रुपए। देखिए, बजट का मतलब होता है आंकड़े, बजट भाषणबाजी नहीं होता। 2022-23 में हुआ 1.23 लाख करोड़ रुपए, मतलब 5700 करोड़ रुपए बढ़ा। अब की बार जो अलॉटमेंट हुआ वो 1.33 लाख करोड़ रुपए। अब टोटल बजट जो पिछली बार था लगभग 40 लाख करोड़ का था, अब वो इस बार का आंकड़ा है नहीं, लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। उसके बनिस्बत आप इसे देखोगे तो ये परसेंटेज में घट गया। और अगर आप महंगाई दर जोड़ देंगे, लगभग 6.5-7% है, तो आप जोड़ देंगे तो ये 1.23 लाख की कीमत जो है आज 1.50 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगी। तो दिखाने में तो ये दिखा देते हमने 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, लेकिन ये बढ़ा नहीं है। अल्टीमेट वो इन्फ्लेशन से जोड़ के देखते हैं तो रिड्यूस हो रहा है। और मैं मतलब पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान और खेती पे जो मेरा अपना काम है, जिसके लिए मैं बात करता हूं, इस बजट में एक शब्द नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है, नीचे आया है। और किसान को एक तरह से ये चिढ़ाया गया है कि आपने किसान आंदोलन किया था ना, उसकी सजा हम अब आपको आने वाले बजटों में, आने वाली नीतियों में देंगे, ऐसा मुझे सीधे सीधे प्रतीत होता है। चलिए, मैं ये गर्ग साहब देंगे आपकी इस आशंका को कैसे दूर कर सकते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, मैं उनके पास में जाऊंगा एक बार। जी सर, मैं बजट एलोकेशन के बारे में बता देता हूं। इन डिफेंस के अंदर 5,94,000 करोड़ रुपए का बजट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2,70,000 करोड़ रुपए का बजट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2,41,000 करोड़ रुपए का बजट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड में 2,06,000 करोड़ रुपए का बजट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसमें 1,96,000 करोड़ रुपए का बजट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स 1,78,000 करोड़ का बजट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1,60,000 करोड़ रुपए का बजट, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट। यही कह रहे हैं कि पिछली बार के बजट को इसमें देखिए तो आप देखिए पिछली बार की तुलना में जो पिछली बार जो 40 लाख करोड़ रुपए का बजट था वो 43 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ है। तो आप उसको कंपैरिजन करिए ना। आप अरे तो भाई साहब जी 11 करोड़ किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 66,000 करोड़ तो वैसे ही हो जाता है। तो आप कैसे कह रहे हो कि नहीं दिया? हमने पिछले बजट से ज्यादा
दिया है। तो ये आंकड़े मैं भी अभी आंकड़े ही बता रहा हूँ आपको, जो करंट के अंदर जो एक्सपेंडिचर है ना वो चीज मैं बता रहा हूँ। मैं आप पिछली बार कितना एलोकेशन था अब बढ़ा, तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे बताइए 11 करोड़ 60 लाख किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उसमें 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, बजट हकीकत है, नहीं चाहता भारत का बजट जो हकीकत दिया, भारत का जो बजट है वो हकीकत में है। हमने कभी घासेबाजी जुमलेबाजी का काम नहीं किया है। हिंदुस्तान के हर आदमी को राहत दी है, किसानों को राहत दी है, आम आदमी को राहत दी है, युवाओं को राहत दी है। हाँ, इनकम बढ़ी है, किसानों की इनकम बढ़ी है। लिविंग स्टैंडर्ड किसानों का आपका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए ना, आपका लिविंग स्टैंडर्ड देख लिया। अगर आप किसान हो तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए। मुझे ये बताइए कि आप इस हर आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड पे मेरा एक सवाल होगा, इस बयान पे मेरा एक सवाल होगा। हम मीडिया वाले भी, और एक सोच जो होती है कि एग्रीकल्चर किस फार्मर की अगर हम बात करते हैं तो फार्मर की आएगी बैल जोतते हुए, फटा हुआ कमीज, यही क्यों, ये तस्वीर बदलनी नहीं चाहिए। सीबी शर्मा किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, अगर आज पैंट शर्ट पहन के आते हैं, कल सीबी यादव जी कल ये सूट पहन के आए, तो किसान का बेटा डॉक्टर भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है, आईएएस भी बन रहा है, आईपीएस भी बन रहा है, मंत्री भी बन रहा है, तो तस्वीर से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। सर, किसान का अगर किसान का बेटा आईएएस बन रहा है, कोट पहन रहा है, सूट पहन रहा है, जज बन रहा है और उपराज्यपाल बन रहा है या उपराष्ट्रपति बन रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। आज किसान का बेटा उपराष्ट्रपति है। आपने कहा कि आपका बिस्तर बदल गया, मैं स्टैंडर्ड बढ़ा साहब, कितने दिन में बढ़ा? हर किसानों का पिछले 8 साल के अंदर आप देखिए, पहले किसान का 8 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है देश का पिछले 8 साल में, क्योंकि 8 साल से पहले एक धारणा बनी हुई थी कि 1 रुपया चल के 85 पैसे करप्शन में जाता था, वो धारणा चेंज हुई है। आज आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट, कुलवाल जी इसमें कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, कुलवाल साहब। देखिए योगेंद्र जी, सब व्यक्ति अपनी अपनी बात कर रहे हैं। व्यापारी का बोर्ड लेते हैं, व्यापारी से चंदा लेते हैं, और व्यापारी की बात इस पूरे बजट में तो है ही नहीं। आप ये देखिए कि जो इन्होंने सस्ते करने की बात की, इन्होंने टीवी सस्ते कर रहे हैं कि भी मोदी जी की फोटो देख ले, उसके अंदर मोबाइल सस्ता कर रहे हैं। अरे मोबाइल तो देश को बर्बाद कर रहा है, ये बंद करो सब चीजों को। इनको ये मोबाइल से जो चल रहे नहीं है गेम्स, इनको बंद करो। लोग करोड़ों रुपए सट्टे में कमा रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को। इस प्रकार की बातें करके गुमराह करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, आज व्यापारी की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने जब जीएसटी लगाया था तो उन्होंने व्यापारियों ने कहा था कि हम कभी भी आपकी दुकान का सर्वे नहीं करेंगे। आज ये हर दुकान पर सर्वे करने जाते हैं। कहां है इनके वादे, क्या है इनके वादे? सिर्फ झूठ का पलिंदा है, और व्यापारी में बजट है ही नहीं, न व्यापारिक बजट है। जी चारू जी, मेरे को ये महिला सम्मान निधि कुछ कम समझ में आई। सॉरी, महिला सम्मान निधि, इसको महिला सम्मान बचत पत्र जो कहा गया है, बिल्कुल 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक ये 7.5% बैंक ईयरली इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक भी तो यही देती है। नहीं, बैंक का इंटरेस्ट रेट नहीं कितना है मैं बताती हूँ। एयू बैंक को आप कंपेरिजन नहीं करोगे। शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक, मैं शेड्यूल बैंक की बात कर रही हूँ। सुनिए सुन लीजिए, SBI 6.75% देता है, और जो प्राइवेट नहीं, शेड्यूल बैंक जिनकी जो रूपता है वो केवल उसके अकॉर्डिंग ही है, जैसे कि SBI शेड्यूल बैंक है। फर्क ये है कि वो गवर्नमेंट चलाती है, दूसरा ये है कि वो एक प्राइवेट उसमें चलते हैं, लेकिन है शेड्यूल। वो बैंक 7.40% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसमें मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई ये क्या चीज निकल करके आई है कि हम आपको दे रहे हैं। ये तो एक तरीके से लॉलीपॉप हो गई हमको, मतलब महिलाओं के लिए तो वही हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फर्क ही नहीं है। और रही बात छूट की, तो अगर मेरी इनकम 2 लाख से कम है बचत के अंदर टैक्स में, तो मुझे तो वैसे टैक्स पे नहीं करना। कुछ लोग हमारे इन्वेस्टमेंट टैक्स से बचाव के लिए भी करते हैं। नहीं, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्ट 2 लाख रुपए में हम कितना बचा लेंगे? इसका ब्याज जो आएगा इस पर हम कितना बचा लेंगे? क्योंकि बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो शेड्यूल बैंक, मैं तो शेड्यूल बैंक की बात कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं कर रही। तो भी आप देख लीजिए अपने गूगल खोल के, SBI का 6.75 है, और जो दूसरे बैंकों का है वो 7.40 है।
तो कोई फर्क नहीं है, ये केवल हमारी महिलाओं के साथ धोखा है। साहब मैं वापस आऊंगा आपके पास में, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, जैसे जो बैंक के रेट की बात कर रहे हैं, अभी तकरीबन देखा जाए हर बैंक की रेट 7 से 7.5% है, वो चाहे महिला हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसी के लिए, सबके लिए रेट यही है। तो बैंक इंटरेस्ट रेट तो और अभी क्या है कि गवर्नमेंट के हिसाब से बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो जो सरकारों की तरफ से आते हैं, रिजर्व बैंक के रूल आते हैं, तो पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो इसके अंदर 7.5% इज नॉट ए बिग अमाउंट, एंड जो उनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए उनके आधा परसेंट 1% ज्यादा होती है, तो 8 से 8.5% तक। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, किसी कॉलर ने हमें मैसेज करके बताया है, ये सवाल यह है कि बजट में जो रिफॉर्म्स की बात तो कर दी जाती है, टैक्स स्लैब की भी बात की जाती है, आप ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा। पहले बजट का महत्व इस लिहाज से होता था, लोग बड़ा तबका ये देखता था कि महंगा क्या हुआ, सस्ता क्या हुआ। ज्यादातर लोग देखने वाले अखबारों के पाठक या फिर टीवी जो देखते हैं उनके व्यूवर, उनका बड़ी एक जो बल्क में संख्या होती है वो ये देखती थी। लोगों का यह कहना है कि आपको मायने नहीं रहा, आज बजट आया सस्ता कर दिया, पता लगा कि मार्च के आखिर में उसको महंगा कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, ज्यादा चीजें जो भी है वो जीएसटी के स्लैब के अंदर आ चुकी है। अभी हम कोई सी छोटी से लेकर बड़ी चीज देते हैं वो जीएसटी में है, और बजट में कहते हैं जी हमारे हाथ में नहीं, जीएसटी का जो है वो पूरी जीएसटी काउंसिल है उसके अंदर करती है, तो सारा जो भी चीजें चेंज करते हैं वो जीएसटी के अनुसार चेंज करते हैं। तो अभी अगर ये जो कह रहे हैं कि मोबाइल फोन और ये चीजें सस्ती करेंगे, इनका कितना इंपैक्ट आम आदमी तक आएगा, ये कहते हैं बाजार तक आएगा, उसके आते आते तक तो बहुत नगण्य सा हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है। तो ओवरऑल मिला के अगर आप कहें कि मार्केट के अंदर सस्ता और महंगे की वाली बात है, ये जब इस बजट में खत्म हो चुकी है। हमारे जो अपने ये उम्मीद होती है कि बाजार के अंदर जैसे थोड़ा पैसा आए, लोगों को खर्चा करने की एक प्रवृत्ति, जो मतलब जो अपना पैसा का अगर बचत करे वो आगे खर्च करे, तो ही अपनी इकोनॉमी बढ़ती है। कभी भी अगर इकोनॉमी या जीडीपी देखें तो अगर आप खर्चा नहीं कर पाएंगे तो कोई वो चीज नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे क्या कमाई बढ़ाने के साधन तो कोई ऐसे तो कोई बता ही नहीं गए कि ऐसे इससे कमाई बढ़ेगी या कोई भी इंडस्ट्री बढ़ेगी या कैसे उसका रोजगार का सृजन होगा। ऐसा अभी इसके अंदर देखा जाए तो कोई रोड मैप मुझे भी नहीं दिखा इसके अंदर। देखिए, आम आदमी यही भाषा समझता है कि मेरी जेब में पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा मार्केट में जाएगा, मार्केट में आएगा तो इकोनॉमी का जो एक हम कहें कि फ्लो जो बन पाता है, कि यानी कि बाजार में पैसा आएगा, उसी से हमारी तरक्की, उसी से हम कहें कि हमारी चाहे सर्विस सेक्टर हो, हमारा गुड सेक्टर हो, जो भी सेक्टर, सब में जब पैसा आता है तो बाजार की खुशहाली का अंदाजा लगता है। जेब में पैसा नहीं होगा तो खरीदेगा कहां से। हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनका कहना है कि ये रोड मैप सरकार को तैयार करना चाहिए था। ठीक है, आप विजन लेकर के चल रहे हैं, सब त्रिशियों को भी बैठा दिया आपने बजट में, सारी बातें ठीक है, लेकिन आम आदमी अपनी वो व्यथा ढूंढ रहा है, जिसका हल ढूंढ रहा है कि मेरी जेब में पैसा कैसे आएगा, मेरा भविष्य, जो युवा पीढ़ी है उसको रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे। हालांकि सरकार ने यूथ को करके फोकस भी किया है, लेकिन वो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा। लेकिन सरकार अभी भी ये मान के चलती है कि 80 करोड़ लोग जो हैं, अभी भी 1 साल तक उन्हें फ्री अनाज दिया जाना चाहिए, यानी कि उनकी स्थिति अभी उससे बेहतर नहीं हो पा रही है। 80 करोड़, ये बड़ा अभी एक सवाल खड़ा होता है कि वो लोग बाहर कब निकलेंगे उस स्थिति से। जी देव सर देखिए, ये जो पूरा बजट था इसमें युवा वर्ग को बहुत उम्मीद थी लेकिन रोजगार नहीं था। सरकार कह रही कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट तो पहले भी थे लेकिन आपने अडानी को दे दिए। आप कह रहे रेलवे में हम 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, पहले भी रेलवे में जो है पैसे इन्वेस्ट हुए, लेकिन पिछले 7 साल में 2015 से आज तक रेलवे में सबसे ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन एक भी भर्ती रेलवे की अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो युवाओं के जो सपने थे इस बजट को लेकर के वो अधूरे रह गए। किसान के जो खेती के जो उपकरण है उस पर 18% टैक्स आज लग रहा है, लेकिन उस टैक्स को लेकर के कोई राहत नहीं दी गई। राजस्थान के लिहाज से देखें तो राजस्थान में कोटा एक ऐसा क्षेत्र है जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इन्होंने कोचिंग पे 18% टैक्स लगा दिया है। 18% टैक्स मतलब अगर 1 लाख अगर फीस है तो 18,000 तो मोदी जी ले लेंगे उससे। तो गरीब का बच्चा ना पढ़ेगा ना किसान खेती करेगा, और गलती से अगर कोई मेहनत करके घिस करके अगर पढ़ लिख गया थोड़ा सा तो उसको ये सरकार रोजगार नहीं देगी। और अगर रोजगार भी अगर वो गलती से लग गया तो इन्होंने टैक्स को लेकर के जो इतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए हैं, जो छूट देने का दिखावा किया कि 7 लाख के बाद ये पूरा वापस से टैक्स वसूल लेंगे, वहां पे व्यापारी वर्ग जो कमाऊ जो जनता थी वो उम्मीद देख रही थी वो भी इन्होंने अधूरी छोड़ दी है। तो एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि टूरिज्म सेक्टर को लेकर के भी राजस्थान को बड़ी उम्मीदें थी। राजस्थान अब एक टूरिज्म हब के रूप में उभर रहा है, लेकिन सरकार ने इस पूरे बजट के अंदर
टूरिज्म को लेकर के कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। सबसे कम बजट एलोकेशन अगर कहीं होता है तो टूरिज्म क्षेत्र में है, और टूरिज्म आज जो है इस हमारे जो कमाई है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो अपना योगदान जो है वो लगातार दे रहा है, उसको लेकर के उम्मीद अधूरी रह गई। ईआरसीपी राजस्थान का एक बड़ा गंभीर मुद्दा था जिसमें अभी तक इस बजट में कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं दे रहा है। 13 जिले राजस्थान के प्यासे हैं, जमीन का जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। पिछले चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि हम ईआरसीपी को लेकर के सकारात्मक रुख अपनाएंगे। जनता उम्मीद कर रही थी कि अगले साल चुनाव है, शायद इस साल तो मोदी जी तो मैं एक बात जानना चाहूंगा, इस बजट की एक अच्छी बात भी कोई होगी, सारी कमियों के अलावा कोई दिखाई दे रही है आपको उसमें? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि लोग दिखावा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक बार फिर से इन्होंने बहुत अच्छे से बड़ा अच्छा सा भाषण दे दिया है जो पहले 7-8 साल से देते आए हैं। उसी चीज में भारतीय जनता पार्टी को जब महारत हासिल है वो इन्होंने वैसे एक काम अच्छे से किया है कि जुमलेबाजी कर सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छे से की इस बजट में भी। चलिए, तो आपको सिर्फ जुमला दिखाई दे रहा है इसमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तिवारी साहब, कोई इस बजट की खूबी भी कही जा सकती है सारी कमियों के बाद? 7 ऋषियों को जोड़ करके फिर वोट ले लो, हिंदू और मुसलमान करके फिर वोट ले लो। अरे मैं फिर कह रहा हूं, आटे दाल पर आपने जीएसटी घटा दी क्या? ये ऐसी बात क्या है इस बजट की? कोई अच्छी बात नहीं है। नौजवानों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, मध्यम वर्ग के साथ धोखा, एमएसएमई के लोगों के साथ भी धोखा। ना राजस्थान की ईआरसीपी जो राजस्थान के 13 जिलों के 2.5 करोड़ लोगों की जीवन और मरण का प्रश्न है। 25 सांसद हमने राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद हमने दिया है। एक सांसद अपने राजस्थान में न कोई टूरिज्म के मामले में कुछ सामान लेके आए, न रेलवे की कोई नई घोषणा की गई। ये सारी बातें छलावा है। फिर 7 ऋषि के नाम पर आप लोगों को ठगना चाहते हो। अब की बार मैं फिर कह रहा हूं योगेंद्र भाई, ये मोदी 2 का बजट नहीं है, मोदी लास्ट का बजट है। और आने वाली सरकार अब गैर भाजपा सरकार बनेगी। और जो राहुल गांधी जी ने आज के 4 साल पहले कहा था तो पैसा जेब में नहीं होगा तो हम खरीदे। तो क्या लग रहा है आपको इस बजट से सरकार चली जाएगी? इस बजट से हर महीने तिवारी साहब इसी बजट से सरकार चली जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है? मैं कह रहा हूं ये सरकार जाएगी। राहुल गांधी जी ने आर्थिक विशेषज्ञों से पूछ के कहा था परिवारों को 7,000 रुपया दो ताकि बाजार में पैसा आएगा, तो बाजार में खरीदारी होगी लोगों की जेब में। जब पैसा ही नहीं होगा, दाल आटे पर आपने जीएसटी जो लगा रखी थी वही कम नहीं की। गैस का सिलेंडर का क्या हुआ? पेट्रोल डीजल का क्या हुआ? मैं कह रहा हूं ना पेट्रोल का दाम कम, ना डीजल का दाम कम, ना हमारी मां बहनों की गैस की रसोई का दाम कम, ना ईआरसीपी पे कोई बात कहा गई। तो छलावा है और भारतीय जनता पार्टी इन छलावा से वोट लेती है। और अब देश का जो 65% नौजवान है जो जाग चुका है, अब की बात दिखाएगा। पास चला जाता हूं मैं सीबी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। यादव साहब, यहाँ एक बड़ी बात ये आ रही है कि जैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला बजट में, कुछ तो चीजें होंगी, इतनी एक्सरसाइज की जाती है, इतना काम किया जाता है, उसको लेकर के एक बड़ी बात लेकिन अभी भी है बजट की। जब आप डेप्थ में देखेंगे तो बड़ी चिंता की बात होती है। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट जिस तरह से चले जा रहे हैं वो आंकड़ों का खेल है। कुछ लोगों का आरोप भी है, इस बात को कहना है कि आंकड़े स्पष्टता कभी दिखाई नहीं देते हैं। हमारा बहुत बड़ा बल्क में पैसा जो जा रहा है हमारा ब्याज चुकाने में जा रहा है। लोन तो चुकाना जब होगा, भारत सरकार भी अछूती नहीं उससे। बड़ा पैसा ब्याज चुकाने में, सैलरी, आपके पेंशन्स, इस पे बहुत बड़ा पैसा जा रहा है, जिसमें उसके अगर हम तुलना में देखें तो 30 से 35% पैसा ही आपके डेवलपमेंट के हिस्से में आ पा रहा है। सीबी साहब, अभी तिवारी साहब ने कहा कि कुछ नहीं मिला और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, तो कुछ तो ठीक होगा बजट में। देखिए, बजट स्पीच होता है जिसमें आय और व्यय 2 पक्ष का आंकड़े बताए जाते हैं। अब चूंकि इनकम पक्ष तो जीएसटी काउंसिल बनने के बाद में वैसे ही खत्म हो गया, तो बजट का आधा हिस्सा तो पहले ही खत्म हो गया था, मीनिंगलेस हो गया। अब बजट में मुझे जो जितना मैं जैसे लगभग 1.5 घंटे का बजट हुआ है तो उसमें बजट कहीं नहीं दिखाई देता, सिर्फ स्पीच दिखाई देता। ये परिपाटी पिछले 4-5 सालों से लगातार देखने को आपको लगता है ये इस बजट की खूबी है? हाँ, वो भाषण है। और बजट में जो आंकड़े होने चाहिए कि किस वर्ग के लिए, और आप जो बता रहे हो उसमें यह है कि देखिए बजट का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि आपके देश के अलग अलग वर्ग है, उन वर्गों की अनइक्वलिटी को कम करने के लिए आपने क्या किया, जबकि आपकी कंटिन्यूअस पॉलिसी से ये अनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। ये जितनी इंटरनेशनल रिसर्च है वो कहती जा रही है। तो अब एक अच्छी बात बता दो तो कहां से ढूंढ के लाए
क्योंकि पैरामीटर जो हम बना रखे हैं, जो इस देश के संविधान ने पैरामीटर बनाया, उस पे तो खरा नहीं उतर रहा। तो एक मुझे लगता है घमंड हो गया है सरकार को कि बजट अजट से कुछ नहीं होता है, ये हिंदू मुसलमान और दूसरी चीजें जो हम करेंगे उनसे काम बन जाता है, तो उनके लिए बजट कोई खास मायना नहीं रखता। कुछ ठीक लग रहा है सर बजट में? कुछ तो होगा ठीक। खास बात है सर उस बजट में एक जी, वो कि क्या? हमारे जो देश में जो जनता ने चुना जिन एमपीओ को, वो ताली बजाते थे बजट में, समझते कुछ भी नहीं हो। उनको काम है ताली बजाओ और मस्त रहो। तो जैसे पहले मोदी जी ने कहा ना कोरोना में ताली बजाओ और मस्त रहो, तो यही काम है एमपी का, ताली बजाओ और मस्त रहो। जी चलिए गर्ग साहब, गले नहीं उतर रहा बजट किसी के, हमारे पैनलिस्ट जो बैठे। देखिए साहब, अब जिनको मैं तो ये जानता हूं कि आज जनता के हित का बजट है, किसानों के हित का बजट है, युवाओं के को समर्पित बजट है, महिलाओं को समर्पित। जो ये कह रहे हैं ना कि साहब 7.5, अरे साहब युवा कौशल योजना लागू की है, महिलाओं के 2 लाख रुपए की जो डिपॉजिट है उस पर 7.5% का जो दे रहे हैं वो टैक्स फ्री डिपॉजिट है। तो कह दिया सब लोगों ने कि तो ऑलरेडी मिल रहा है। नहीं, कहाँ मिल रहा है? 7.5%। अरे उसमें इनकम टैक्स लगता है मैडम, अगर मान लो इनकम जनरेट होती है तो उसमें टैक्स लायबिलिटी बनती है, इसमें टैक्स लायबिलिटी। अब आप ये वाला अब एक तरफ तो कह रहे हो कि साहब महिलाओं की इनकम नहीं है, और एक तरफ कह रहे हो कि साहब हमको दूसरे बैंक में ज्यादा मिल रहा है। तो एक बार ये डिसाइड कर लो कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई इनकम है या नहीं है। आप ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 7.5% दूसरे बैंकों में मिल रहा है। 7.5% दूसरे बैंकों में मिल रहा है, उसमें टैक्स लगता है। 7.5% जो ये महिला जो टैक्स रेट है उसपे ये हम जो 7.5% दे रहे हैं वो टैक्स फ्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो हम वो चीज दे रहे हैं। तो महिलाओं को आप मुझे बताइए कि महिलाओं को हमने आगे, सबसे मेरा सवाल ये रहा, सबसे सवाल मेरा ये रहा कि बजट की खूबी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि निर्मला जी कुछ और चेंज कर सकती थी, जिसकी उम्मीद आपको भी होगी। नहीं, निर्मला जी ने बहुत कुछ चेंज किया इसके अंदर, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं आएगा तब तक युवाओं को, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। आज हमने 10 लाख करोड़ रुपए का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया तो युवाओं, महिलाओं को सबको रोजगार मिलेगा। किसान सम्मान निधि के अंदर अगर किसानों के पास पैसा जाएगा तो किसानों की आय बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। मानो या मत मानो बात अलग चीज होती है, लेकिन अरे चारों जी एक आखिरी सवाल आपसे। मुझे बहुत उम्मीद था, हाँ क्वेश्चन आप पूछिए। मुझे बहुत उम्मीद थी इस बजट से, क्योंकि मोदी सरकार का आखिरी बजट है इस सेशन का, और मैं ये चाह रही थी कि बहुत सारी नई योजना आएंगी, लेकिन उन्होंने उसको पुरानी योजनाओं को भी घुमा करके वापस परोस दिया। और अचरज की बात मुझे ये समझ में आती है कि सभी लोग इसमें तालियां बजा रहे हैं और इंडेक्स भी बहुत तेजी से उछल रहा है, जबकि अगर इसका गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। चलो, एक बजट के तुरंत बाद हमारे गेस्ट जो हमारे साथ में बजट देख रहे थे उन लोगों से हमने रिएक्शंस लिए हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। निश्चित रूप से जब बीजेपी के सुरेश गर्ग साहब हैं हमारे, उनका कहना है कि इससे बेहतर बजट हो ही नहीं सकता। ये 100 साल के विकास का एक आधारभूत बजट पेश किया गया है जो भविष्य को देख करके किया जाएगा। कुछ विश्लेषकों का ये मानना भी था कि बजट पे फोकस होना चाहिए कि आगे के लिए हम ऐसे कुछ रिफॉर्म्स करें जो फ्यूचर का प्लान कर सकें। 2 तरह के बजट और 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक लंबी अवधि के लिए, एक शॉर्ट अवधि के लिए। तो दोनों ही तरह के पब्लिक के लिए भी होती है। आपको अगर लंबा कुछ करना है तो आपके लिए सड़कें बनानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, आपको बड़ी योजनाएं जो है उसमें निवेश करना होगा, निवेशकों को आमंत्रित करना होगा। और अगर लगता है कि शॉर्ट टर्म, लगता है कि तुरंत राहत देने की जरूरत है, वहां पे आपको शॉर्ट टर्म में एक आपको राहत देने की बात आती है। दोनों चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आएगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमारे बजट स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।